तो मॉडर्न हिस्ट्री के इस न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अदर सिविल अपराइजिंग्स। इसका की मतलब है कि 1857 की जो क्रांति होती है उसके पहले या उसके बाद और कौन कौन से रीजनल लेवल पर डिफरेंट फैक्टर्स से जो उत्पन्न हुए अपराइजिंग्स थे उनको देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज की छठी लेक्चर है। और इस लेक्चर को बनाने में जिन सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया उसमें स्पेक्ट्रम की किताब, एनसीईआरटी बुक्स, लूसेंट के फैक्ट्स हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन को इसमें कंप्लीटली इंक्लूड किया गया। अब बीपीएससी के अभी तक पूछे गए सभी पीवाईक्यूज को इसमें यूज किया गया है। ये लेक्चर सीरीज आपको इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले डिफरेंट एग्जाम्स, चाहे वो सिविल सर्विसेज वाली एग्जाम होती है 72 की जो आगामी है, या अगर आप 73rd या उसके बाद के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआरई के एग्जाम्स, एडीओ एग्जाम्स या अदर कोई भी एग्जाम जो बीपीएससी आयोजित करती है उन सब के लिए ये आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ बीएसएससी के द्वारा जो सीजीएल की एग्जाम होती है या +2 लेवल के एग्जाम्स होते हैं या अन्य कोई एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है तो वहां भी आपको ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा। बिहार दरोगा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर ये आपको हेल्पफुल होगा। इन लेक्चर्स को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो बदलता हुआ क्वेश्चंस का ट्रेंड है, जिसमें कि अब क्वेश्चंस केवल सुपरफिशियल नहीं आ रहा है बल्कि स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है। लोग थोड़े डीप डाउन जा रहे हैं, फैक्ट्स के पीछे जो हाउसेस है उस पर क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने कोशिश किया है कि इसको कुछ इस प्रकार से बनाया जाए कि आपकी प्रीलिम्स रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो बदलता हुआ ट्रेंड है, क्वेश्चन पूछने के जो नए नए तरीके हैं, उन सब को आप इजिली टैकल कर पाए इन लेक्चर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है अदर सिविल अपराइजिंग्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि 1857 के पहले और बाद हुए बहुत सारे जो छोटे छोटे रिवॉल्ट्स थे जो रीजनल स्केल पर इमर्ज हुए थे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये सिविल अपराइजिंग्स क्या थी और इनके काउजेस क्या होते थे। अगर हम इसको बेसिक इसके अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि अगर हम इसके नेचर की बात करें तो रीजनल लेवल पर कई सारे ऐसे रिवोल्ट्स हुए थे। ध्यान रखना है कि ये ऑल इंडिया लेवल पर नहीं थे, ये एक क्षेत्र विशेष में ही थे। और ऐसे रिवोल्ट्स जो थे वो जो है 1857 से पहले भी हुए और 1857 में तो बड़े स्केल पर हुआ ही, और उसके बाद भी होते रहे। अगर इसमें बात करें पार्टिसिपेंट्स की तो ये अपराइजिंग्स जो था वो कई बार पीजेंट्स यानी किसानों के द्वारा जो है वो इसको आयोजित किया गया। कई बार इसका जो नेतृत्व था वो ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा किया गया, कई बार रिलीजियस ग्रुप्स ने भी किया, और कई बार डिस्प्लेस्ड इलिट्स अर्थात कोई किंग थे, कोई जमींदार थे जिनको उनके पद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हटा दिया, तो उन किंग और जमींदार के साथ जो स्थानीय लोग जुड़े हुए थे उन लोगों ने भी जो है ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपराइज किया था। कॉमन काउजेज में देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा रेवेन्यू प्रेशर, जिसमें कि आप जो रेवेन्यू किसान अगर दे पाने में असमर्थ है, हैवी टैक्सेशन के चलते वो मनी लेंडर के ट्रैप में फंस जा रहा है, तो ये काउज पर हो रहा था। दूसरा था जमींदारों के द्वारा जो उस पर अत्याचार किया जा रहा था, ये एक बहुत कॉमन काउज के तौर पर दिखता है। और फिर कॉलोनियल इंटरफेरेंस, अगर लोकल पॉलिटिकल जो है स्फीयर में अगर कॉलोनियल इंटरफेरेंस हो रहा है, या उनके किसी सोशल रिलीजियस बिलीफ में अगर कॉलोनियल इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इन सब कारणों से भी ये सिविल अपराइजिंग्स जो है वो उत्पन्न हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये लेक्चर आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ बीपीएससी मेंस में भी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी मेंस के अंदर अब 7-8 मार्कर्स के अंदर इस तरीके के छोटे छोटे रिवोल्ट्स पर क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे हैं, जिसमें कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 100 से 120 वर्ड्स में आप जो है शॉर्ट आंसर्स लिखें। तो आपको यहाँ से इन लेक्चर्स से इनफ फॉर्डर मटेरियल मिल पाएगा जिससे आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को
टैकल कर पाए। हमारा फर्स्ट रिवोल्ट है इंडिगो रिवोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो ये रिवोल्ट सबसे पहले कब होता है? तो 1859 से 1860 के दौर में होता है। और जो एरिया इसमें जो है, जिस एरिया के अंदर ये रिवोल्ट होता है वो है आपका गोविंदपुर का एरिया, जो कि नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में पड़ती है। इसके लीडर थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसके लिए कुछ स्पेशल फैक्ट्स ये है कि उस समय एक पत्रिका थी हिंदू पैट्रियट, जिसकी की एडिटर थे एच सी मुखर्जी साहब, उन्होंने इसको मेंशन किया था। और आगे चल के आप ध्यान रखिएगा कि एक किताब थी नील दर्पण। ये ये किताब लिखा गया था दीन बंधु मित्रा जी के द्वारा। ठीक है, इसमें भी इसका जो है जिक्र मिलता है, इंडिगो रिवोल्ट। ये किताब के बारे में भी पीपीएससी में कई दफे पूछा जाता है, नील दर्पण। आगे देखिए तो नेक्स्ट हमारा मूवमेंट है बहावी मूवमेंट। बहावी मूवमेंट जो है वो आपका फोर्थ से लेके सेवेंथ डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी में जो है ये मूवमेंट चला था। अगर बात करें तो ये जो मूवमेंट है ये इंस्पायर हुआ था आपका अब्दुल बहाब नाम के एक व्यक्ति थे अरब क्षेत्र के, उनके विचारों से ये प्रेरित था। और उन्हीं के चलते इसको बहावी मूवमेंट भी बोलते हैं। इनके नाम में जो दूसरा शब्द है वो बहाव है। तो अब्दुल वहाब के विचारों से ही प्रेरित होकर बहावी मूवमेंट जो है वो चला था। ठीक है। और साथ ही साथ एक और जो है मतलब कि इस मूवमेंट के कह सकते हैं एक आपको इंस्पिरेशन थे शाह वलीउल्लाह, जो कि दिल्ली से थे। ठीक है, वो दिल्ली से थे। तो ये दो लोगों का विचार है, एक तो अब्दुल वहाब जो अरब से है और दूसरे शाह वलीउल्लाह जो कि दिल्ली से है। अगर इसके लीडर की बात करें तो इसके लीडर थे सैयद अहमद बरेलवी साहब, जो कि राय बरेली के थे। ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि इसका जो सेंटर था भारत में, उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर बना बाद में पटना बिहार। ठीक है। और अगर हम इसके ओवरऑल सेंटर्स की बात करें तो इसके सेंटर्स थे पटना, काबुल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बंगाल। अगर हम बात करें इसके लीडर्स की, अगर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पटना में ये पॉपुलर हो पाया क्योंकि इसके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स पटना में थे, जिसमें कि विलायत अली, इनायत अली और मौलवी कासिम, ये सब। ठीक है। और इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड एक स्पेशल फैक्ट ये है कि वहाबियों ने जो इस आंदोलन को कर रहे थे, उन्होंने कुछ समय के लिए 1830 में पेशावर को जो है कैप्चर कर लिया था। ये ध्यान रखिएगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हमारा मूवमेंट है फूका मूवमेंट। फूका मूवमेंट जो है वो 1840 में चलाया गया था और ये सॉर्ट ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स का मूवमेंट था। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। और जो कि बाद में पॉलिटिकल रेसिस्टेंस में कन्वर्ट। अगर हम देखें तो जैसा कि बताया मैंने, इसका नेचर जो है वो रिलीजियस रिफॉर्म्स का था, लेटर जो ये पॉलिटिकल रेसिस्टेंस के तौर पर। अगर इसके लीडर्स की बात करें तो इसके लीडर्स थे भगत जवाहर मल, जिनको कि सिया साहब के नाम से भी जाना जाता था। बाद के फेज में इसी आंदोलन को लीड किया राम सिंह जी ने 1872 के फेज में। ठीक है। और इसका जो पर्पस था वो क्या था? तो इसका पर्पस था सिख धर्म को पूरी तरीके से साफ सुथरा बनाना, जिसमें कि कोई सुपरस्टिशन नहीं हो, ना कोई इविल प्रैक्टिस। ध्यान रखिएगा, जैसे कुका मूवमेंट है वैसे इसी से जुड़ा हुआ ऐसा ही सुनने में लगता है कुकी मूवमेंट। कुकी मूवमेंट ध्यान रखिएगा, कुकी मूवमेंट जो था वो मणिपुर में हुआ था। ठीक है। और ये ट्राइबल मूवमेंट, कंफ्यूज नहीं होना है इस दोनों नाम में, दोनों डिफरेंट थे। आगे देखिए तो अगला है आपका पागलपंथी मूवमेंट। पागलपंथी मूवमेंट। ठीक है। ये मूवमेंट जो है वो आपका 1813 से लेके 31 के बीच में गारो ट्राइब्स के द्वारा जो है वो इसको चलाया गया था। इसके फाउंडर्स थे करम शाह और उन्हीं का
उनके पुत्र टीपू में। जो एरिया इस मूवमेंट से प्रभावित हुआ वो था बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का इंडिया। ठीक, और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था ऑपरेशन ऑफ जमींदार से फाइट कर। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा फराइजी मूवमेंट। तो इसको अगर देखें तो ये मूवमेंट जो है आपका 1804 से लेके 1860 तक लगभग रहा। कभी बहुत बड़े पैमाने पर रहा, कभी थोड़ा जो है सुषुप्त हो गया, फिर एक्टिव हुआ, ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, तो ये मूवमेंट क्या था बेसिकली? तो ये जो फराइजी जो शब्द है ये बेसिकली ये एक सेक्ट था, मुस्लिम के अंदर एक सेक्ट। ठीक है, और इस सेक्ट को किसने बनाया था? तो हाजी शरीयतुल्लाह जी थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने बनाया था। और इसका जो अगर हम देखें तो अगर हम बात करें इसके लीडर्स की, तो इसके लीडर्स थे हाजी शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मियां। ये नाम बिल्कुल अपने को याद होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके पर्पस की, तो इसका पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस था मुस्लिम समाज के अंदर सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस लेके आना। ठीक है, और साथ ही साथ जो इंग्लिश इंट्रूडर थे उनको भी उस रीजन से एक्सपेल करना। ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि फराइजी मूवमेंट जो था वो बाद में वहाबी मूवमेंट में जाकर के मर्ज। अगला इंपॉर्टेंट है हमारा वेलुथम्पी का मूवमेंट। ठीक है, ये एक व्यक्ति के नाम पर है, तो आपको लीडर का नाम ऑलरेडी यहीं से क्लियर हो गया होगा। तो ये कब हुआ था? तो ये 1808 और 1809 के समय में होता है। कहाँ पे होता है भाई? तो त्रावणकोर के रीजन में होता है। और इसके लीडर कौन थे? वेलुथम्पी थे, ये ध्यान रखना है। और इनको सपोर्ट मिला था उस समय उस क्षेत्र के नायर बटालियंस का। ठीक है, और ये किस चीज के विरोध में हुआ था? तो जो त्रावणकोर का स्टेट था उसको अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती जो है सब्सिडरी अलायंस के में मतलब कि शामिल किया गया, जिसके विरोध में ये आंदोलन। अगला देखिए तो हमारा है रामोसी मूवमेंट। ठीक है, रामोसी मूवमेंट में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये जो है पूरी हिस्ट्री के कोर्स में ये 2 बार जो है होता हुआ दिखता है। अगर हम बात करें इसके फेज 1 की, तो इसका फेज 1 1822 में जो है हुआ था, जो कि सतारा के क्षेत्र में हुआ था। और ये चित्तूर सिंह या चित्तू सिंह भी बोलते हैं इसको, उनके नेतृत्व में हुआ था। और सेकेंड फेज का जो रामोशी मूवमेंट था वो आपका 1877 से लेके 1887 के बीच में हुआ था, अंडर द लीडरशिप ऑफ वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, और ये जो था एक सॉर्ट ऑफ पीजेंट। अगला है हमारा होंड होंड मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है वो कब हुआ? 1837 से लेके 56 के रीजन में हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ऐसा आप देखिएगा ये से मूवमेंट्स का जो टोटल टाइम टाइम पीरियड है वो थोड़ा आप देखेंगे कि लंबा रहता है। तो इसका कारण ये है कि ये सभी जो मूवमेंट है वो रीजनल लेवल पर हो रहा है। और रीजनल लेवल पर क्या होता है कि जो मूवमेंट्स होते हैं वो भले ही स्मॉल स्केल पर हो, स्केल इनका बहुत स्मॉल रहता है, बट ये जो है बहुत लंबा खींचते हैं, क्योंकि लोकल लीडर्स होते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट या जिसके विरुद्ध भी हो रहा है वो क्या करते हैं, लीडर्स को पकड़ेगा, फिर कोई नया लीडर उसका बनेगा, फिर वो उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, फिर उसको पकड़ लिया जाएगा, फिर कोई नया लीडर बनेगा, वो उसको पड़ेगा। तो इस कारण से ये सब जो जो भी मूवमेंट्स है वो आप देखेंगे कि वो आपको इजिली आप देखेंगे कि कोई 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल जो है वो खींच रहे हैं। अगर हम बात करें ये इसमें कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ, तो इसमें था आपका उड़ीसा। ठीक है, श्रीकाकुलम का क्षेत्र, आपका जो है वाइजैक का क्षेत्र आंध्र प्रदेश में जो कि पड़ता है, विशाखापट्टनम भी जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके लीडर की, तो इसके लीडर थे चक्र विशोई। और इसका काउस क्या था? तो इसका काउस था उस समय एक प्रथा चलती थी जिसको बोलते थे मरिया प्रथा।
मरिया प्रथा क्या थी? तो मरिया प्रथा बेसिकली क्या था? नर बलि का एक सिस्टम था। ठीक है, ह्यूमन सेक्रीफाइस का एक सिस्टम था, क्योंकि ये आप कह सकते हैं इसको सॉर्ट ऑफ ये ट्राइबल मूवमेंट था। तो ट्राइबल सोसाइटी के अंदर जो है नर बलि को एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। ऑल्दो ब्रिटिशर्स के द्वारा इसका जो है मतलब कि विरोध के स्वरूप इस पे बैन लगा दिया गया और फिर ये आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो जाए। अगला आपका है रामपा रिविलियन। ठीक है, रामपा रिविलियन जिसको कि हम लोग मन्यम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये रिविलियन जो है वो चर्चा में तब आता है जबकि इस पर एक बड़ी फेमस मूवी बनती है, RRR। ठीक, अगर हम देखें इसमें रामपा रिविलियन या मन्यम जो रिविलियन था वो कब हुआ है? 1922 में हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा क्षेत्र में हुआ? तो गोदावरी नदी का जो क्षेत्र आंध्र प्रदेश के इलाके में पड़ता है वहां पर हुआ। इसके लीडर कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, उधर ही एक और रिविलियन है आपका मोपला रिविलियन। ठीक है, इन सभी रिविलियंस में ध्यान ये रखना है कि कोई रिविलियन किस वर्ष हुआ है, कौन से एरिया में हुआ है, उसके लीडर्स कौन है। इसी पर जो है मोस्टली क्वेश्चंस इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। तो मुपला की अगर बात करें तो 1921 में ये रिवेलियन होता है। मालाबार रीजन में होता है, टू बी प्रिसाइज केरला में होता है। इसके लीडर कौन थे? अली मुश्लियार, या जिसको सैयद अली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। और साथ में सैयद फजल। अगले रिवोल्ट की बात करें तो अगला रिवोल्ट है हमारा अहोम रिवोल्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। अहोम रिवोल्ट जो है वो 1828 में आसम के क्षेत्र में होता है। इसके लीडर थे गुमधर हुआ। नेक्स्ट हमारा रिवोल्ट है फकीर रिवोल्ट। फकीर अपराइजिंग है और एक थे सन्यासी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, दोनों का नाम का मतलब तो एक ही होता है बट दोनों के लीडर्स अलग अलग थे, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। फकीर रिबेलियन की बात करें तो ये आपका 1776 1707 में हुआ है। बंगाल का ही क्षेत्र है इसमें भी। और इसके जो लीडर है वो मजलूम शाह और चिराग अली शाह है। और सन्यासी रिवोल्ट की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है। ठीक है, तो सन्यासी रिवोल्ट जो है वो 1760 से लेके 1800 तक चलता रहा है। और ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है ये रिवोल्ट होने का मेन कारण क्या था? इस रिवोल्ट को होने का मेन कारण था बंगाल फेमाइन। ठीक है, और अगर इसके लीडर्स की बात करें तो इसके लीडर्स थे केना सरकार। केना सरकार और द्विज नारायण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इसी रिवोल्ट पर बेस्ड एक बुक थी, बहुत ही फेमस बुक थी, इसका नाम था आनंद मठ। ठीक है, उसी आनंद मठ से क्या लिया गया है? हमारा राष्ट्रगीत, जो कि है वंदे मातरम। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, और आनंद मठ को किसने लिखा था? इनको लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी। चटर्जी बोली या चट्टोपाध्याय बोली? ठीक है, और इसको माना जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी को मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट नोवेलिस्ट। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो आप जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते। अगला देखिए तो अगला है आपका पोलीगार्स का। ठीक है, पोलीगार्स का रिवोल्ट है जो कि आपका 1799 से 1801 तक जो होता है तमिलनाडु के क्षेत्र में हो रहा है आपका। और इसके लीडर कौन है? वीर पी कट्टा बोम्मन। नेक्स्ट है आपका खासी रिवोल्ट है जो आपका 1833 में हो रहा है ये आपका। ठीक है, और ये आसाम के क्षेत्र में हो रहा है। उसके लीडर कौन है? तीरथ सिंह। अगला है आपका पाइका रिवोल्ट। ठीक है, पाइका रिवोल्ट की बात करें, ये आपका 1817 से लेके 25 तक हो रहा है, उड़ीसा के क्षेत्र में हो रहा है। और बख्शी जगबंधु, ये भी रिवोल्ट कई बार पूछा गया है। अक्सर रिवोल्ट्स में क्वेश्चन मैच द मैट्रिक्स टाइप से पूछ देता है। आपको जो है एक तरफ रिवोल्ट का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उसके ईयर दे देते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बना देंगे उसके लीडर दे देंगे और आपको बोलेंगे कि आप इसको मैच कीजिए। ठीक है, तो आपको एकदम एग्जैक्टली ध्यान रहने की आवश्यकता है। अगला है आपका
पाबना। पाबना की बात करें तो ये आपका 1873 से 76 के बीच वेस्ट बंगाल में होता है, और इसके लीडर थे ईशान चंद्र रॉय और शंभूपाल। नेक्स्ट है आपका तेभागा। ठीक है, तेभागा रिवोल्ट। तेभागा रिवोल्ट का मतलब होगा, तेभागा बना है तिहाई भाग से, यानी कि 1/3 से। इसका मतलब ये था, इसका मेन पर्पस क्या था कि जो टैक्स रेट था उसको कितना कर देना है, 1/3 कर देना है, इसी पर्पस के लिए। ठीक है, 1946 में होता है, आजादी के बिल्कुल पास में हो रहा है ये, आपका वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में। और इसके जो लीडर्स है वो कौन है, तो इसके लीडर है कंपाराम, है कंपूराम नहीं, ये बना लीजिए। ठीक है, तो कंपाराम सिंह और भवन सिंह। नेक्स्ट आपका कोली रिवोल्ट है। कोली रिवोल्ट आपका 1803 में होता है, और ये आपका गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोली होता है, एक होता है कोल रिवोल्ट। ठीक है, कोल का जो है ये कहाँ पर हो रहा है, आपका बिहार झारखंड के क्षेत्र में, जो हम लोग आगे देखेंगे। ये तो वो रिवोल्ट्स थे जो कि नेशनल भारत के डिफरेंट पार्ट्स में हुआ है। और अगर हम इसको थोड़ा, अगर हम देखें बिहार स्पेसिफिक होके देखें कि वैसे रिवोल्ट जो बिहार में हुए थे या फिर अनडिवाइडेड बिहार में हुए थे, इसमें कि आपका झारखंड भी शामिल है। तो आइए उन रिवोल्ट्स पर एक बार जो है ध्यान देते हैं, क्योंकि बीपीएससी के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा जैसे एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आपका संथाल रिवोल्ट। ठीक है, जिसको कि हम लोग एक और नाम से जानते हैं, संथाल, एच हुल कह लीजिए, या HUL भी लिखते लोग, हुल, इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये रिवोल्ट जो आपका 1855 से 56 के बीच में होता है। ठीक है, एक एरिया है जिसको दामिनी कोह के नाम से जानते हैं। ये एरिया बिहार के भागलपुर से लेके राजमहल हिल तक का एरिया था, जिस क्षेत्र में कि जो है ये जो संथाल ट्राइब्स है वो निवास कर रही थी। इसके लीडर्स की बात करें तो 4 ब्रदर्स हैं। ठीक है, 4 भाई हैं, उन लोगों ने मिलकर इसको जो है लीड किया है। आपके कौन कौन से हैं देख लीजिए, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। और अगर बात करें टिकाउस की, टिकाउस तो बहुत सारे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो आपका बिगारी है। बिगारी का मतलब क्या हो गया, बिगारी का मतलब हो गया किसी से लेबर करा लिए विदाउट पेमेंट। ठीक है, और ऐसा हुआ था, कब हुआ था, तो बेसिकली उस क्षेत्र में रेलवेज का काम चल रहा था। ठीक है, रेलवेज का काम कहाँ से कहाँ चल रहा था भाई, तो उस क्षेत्र में भागलपुर से वर्धमान करके एक जगह पड़ता है, अभी वेस्ट बंगाल में है, भागलपुर बिहार में है। ठीक है, तो इसके बीच में जो रेलवे लाइन बनाने का काम चल रहा था, इसमें जो है संथाल के जो यूथ थे उनसे बेगारी का काम लिया गया था। साथ ही साथ उस समय की जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, जिसके थ्रू कि जो संथाल की जो लोकल जो उनके लॉज वगैरह थे, जो उनकी सिस्टम्स थी, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी। ठीक है, और अपने जो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज वगैरह लाई। तो जो संथाल वर्षों से जो है जंगलों के रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने हिसाब से वो जो है खेती वगैरह कर रहे थे, उनको अब क्या करना पड़ रहा था, उनको अब लैंड रेवेन्यू जो है पॉलिसी के तहत टैक्स देना पड़ रहा था, खेती वगैरह के एवज में। ठीक है, और इसके चलते क्या होता है, वो जब वो उनकी फसल वगैरह गड़बड़ाती है या वो प्रॉपरली टैक्स नहीं दे पाते हैं, तो उनको फिर लेना पड़ता है कर्ज। और कर्ज जो वो ले रहे थे, तो उन कर्ज को जो लोग भी दे रहे हैं, जो भी मनी लेंडर्स, उनको दे रहे 50% से लेके 500% तक के हाई इंटरेस्ट पे। और ये सब कारण बनता है संथाल रिवोल्ट। नेक्स्ट है आपका मुंडा रिबेलियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिबेलियन है। ठीक है, और इसी को हम लोग जो एक और नाम से जानते हैं, सरदारी फाइट्स। ये रिबेलियन आपको 1895 से 1900 के बीच में होता है, और इसका क्षेत्र था आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र। ये ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, और इसके लीडर्स की बात करें तो इसके लीडर थे बिरसा मुंडा, जिनको कि ट्राइबल कम्युनिटी, खास करके मुंडा कम्युनिटी, ईश्वर का दर्जा देती है। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो जेल में ही, ठीक है, और डिसेंट्री या डायरिया के चलते जो है आपका 9 जून
1900 को हो जाता है, ये ध्यान रखिए। और इनके जन्म से रिलेटेड एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि 15 नवंबर जो इनका जन्म दिवस है, ठीक है, इसी दिन में अगर 2000 में देखेंगे तो झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था, बिहार से अलग करके। साथ ही साथ 15 नवंबर को जो है अब अ, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर। इसका काउस क्या था? तो मुंडा ट्राइब्स के अंदर एक प्रथा थी खुटकट्टी की। खुटकट्टी क्या होता था? कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, कोई पीस ऑफ लैंड है, उसमें जो है कई लोग मिल करके जो है खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये लोग खुटकट्टी सिस्टम बोलते थे, जिसको कि ब्रिटिशर्स द्वारा जो है इस सिस्टम को मान्यता नहीं दी गई। ठीक है, वो इसके जगह पर क्या लेकर के आ गए भैया, वो इस एरिया में परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आ गए। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था भैया, तो ये इंडिविजुअल फार्मिंग का सिस्टम था। मतलब एक व्यक्ति है वो खुद से एक क्षेत्र के लिए फॉर्म करेगा और वो अपना टैक्स भरेगा। तो इसके जो है मुंडास जो है वो नाराज हो गए और फिर उन्होंने रिवेल किया। इसके साथ भी और भी दो चार फैक्टर्स थे जो कि नॉर्मली कॉमन ही है, जैसे और भी जो इसके अपनी लोकल पुलिसिंग वगैरह का जो सिस्टम था इनका अपना, उस सबको भी ब्रिटिशर्स ने मान्यता नहीं दी। ठीक है, साथ ही साथ इनके साथ भी सेम वही होता है, टैक्स वाला जो एंगल है, जिसमें कि मनी लैंडर्स इनको टैक्स लेना पड़ता है ताकि ये अपना लैंड रेवेन्यू चुका सके। और साथ में एक फैक्टर ये भी था कि जो मिशनरीज आई थी, क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज की जो एक्टिविटीज थी, आपको पता होना चाहिए, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि चार्टर एक्ट जो 1813 का था, उसके तहत क्या होता है कि मिशनरीज को इन क्षेत्रों में काम करने की पूरी आजादी दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो इनकी मान्यताएं थी, मुंडा ट्राइबल ग्रुप या और भी जो भी उस क्षेत्र में ट्राइबल ग्रुप थे, उन सबकी धार्मिक मान्यताओं पर ये क्या करते हैं, ये क्रिश्चियनिटी को लादना शुरू करते हैं, सबको कन्वर्ट कराने का प्रयास करते हैं। और ये भी वन ऑफ द कॉज बनता है इन सारे रिवोल्ट्स का। नेक्स्ट रिवोल्ट है आपका चीरो रिवोल्ट। चीरो रिवोल्ट जो आपका 1800 से 1802 तक होता है। इसका एरिया था पलामू और इसके लीडर थे भूखन सिंह और हरिकिशन सिंह। नेक्स्ट है आपका फोर रिवोल्ट। फोर रिवोल्ट जो आपका 1820 से लेकर 21 तक होता है। ये संथाल परगना वाले क्षेत्र में होता है और उसके लीडर थे राजा परहट। नेक्स्ट है हमारा कोल रिवोल्ट। कोल रिवोल्ट जो है वो 1831 से 32 में होता है और इसके लीडर थे बुद्धू भगत। ध्यान रखिएगा, ऐसा एक रिवोल्ट था कोली रिवोल्ट जो कि आपका गुजरात में हुआ था। आज का जो गुजरात का क्षेत्र है वहां पर हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों वर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भूमिज रिवोल्ट जो कि 1832 से 33 में होता है, रांची के क्षेत्र में होता है और इसके लीडर थे गंगा नारायण सिंह। अगला है पहाड़िया रिवोल्ट जो आपका 1872 से लेके 82 तक होता है और ये भागलपुर के क्षेत्र में होता है। ठीक है, भागलपुर के साथ साथ संथाल परगना के क्षेत्र में। ठीक है, अगर आप संथाल परगना का हिस्ट्री देखेंगे तो ये जो संथाल परगना का जो क्षेत्र है, ये अंग्रेजों के समय भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, इसलिए हम लोग अगर भागलपुर बोल रहे हैं और संथाल परगना बोल रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके जो लीडर थे वो थे रमना अहाड़ी या रमना पहाड़ी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पहाड़िया रिवोल्ट है उसको फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ झारखंड भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा खैरवार रिवोल्ट जो कि 1874 में होता है। इसके लीडर थे भगीरथ मांझी जी। उसके बाद अगला है हमारा ताना भगत। ठीक है, ताना भगत भी एक आंदोलन था
ठीक है, 1914 में ये होता है, उराव ट्राइब्स के द्वारा होता है। इसके लीडर थे जतरा भगत और बलराम भगत। ये तो ये आपका एक तरीके से सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट जितने भी सिविल अपराइजिंग्स थे वो सब हो गए। ठीक है, आप एकदम ध्यान रखेंगे सभी रिवोल्ट्स के साथ उनका ईयर, उनका एरिया और उनका लीडर, इन पर विशेष रूप से जो है फैक्ट्स पर आप अपना पकड़ बनाएंगे। अगला है हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का अगर भारत पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, कुछ कीवर्ड्स जैसे होम चार्जेस है, एक थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ की। ठीक है, और भारत में जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। क्योंकि हम लोग लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लोग गवर्नर जनरल वाला लेक्चर कर रहे थे तो वहां हमने ऑलरेडी इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो अभी आई थिंक इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब कुछ ऐसे इसमें कॉन्सेप्ट है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है होम चार्जेस का, एक कॉन्सेप्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, और एक और कीवर्ड होता है यहाँ पर यूज होता है इंपीरियल प्रेफरेंसेस का। तो इन सबको आइए डिटेल में देखते हैं। अगर हम बात करें होम चार्जेस की, ठीक है, तो होम चार्जेस क्या था, तो ये बेसिकली था कि जो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो 1858 से जो नया क्राउन रूल लागू होता है, तो उस सिस्टम क्राउन रूल के तहत क्या होता है कि दो ऑफिशियल्स बनाए जाते हैं, एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए जाते हैं और एक बनाए जाते हैं यहाँ पे गवर्नर जनरल कह लीजिए, या गवर्नर जनरल कम वाइस रॉय कह लीजिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ बैठ रहे हैं भाई, तो ये लंदन में बैठ रहे हैं। ठीक है, और ये ब्रिटिश कैबिनेट कह लीजिए के एक सदस्य हैं। ठीक है, और भारत में कौन बैठ रहा है भाई, तो वाइसरॉय कम गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल कम वाइसरॉय। ठीक है, ये इंडिया में बैठ रहा है। तो हो क्या रहा था कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में बैठ रहा है, इसके इसका जो ऑफिस चल रहा है, तो इसके ऑफिस में भी तो कुछ एक्सपेंडिचर होगा। तो इसमें होम चार्जेस जो वर्ड आता है वो इसी चीज के लिए आता है कि जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंग्लैंड बाय द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब जो लंदन में बैठा हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो भारत के लिए कार्य कर रहा है, उसके ऑफिस का जो भी खर्चा है, वो उसका जो जो भी पैसा है वो कहाँ से आएगा, तो वो जो इंडिया से जो रेवेन्यू आएगी उसी से आएगा। इसी को होम चार्जेस कहा गया, ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस होम चार्जेस के अंदर एक चीज इंक्लूड नहीं होता था। वो इंक्लूड क्या था, तो जो भी युद्ध वगैरह अगर भारत से बाहर अगर कोई भी युद्ध लड़ा जा रहा है, तो उस युद्ध में जो भी खर्चा हो रहा है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था। कई बार क्वेश्चन में इस फैक्ट को डाल के क्वेश्चन बनाया गया है। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, फिर समझते हैं कि इसको किसने दिया था। ठीक है, तो अगर बात करें इस थ्योरी की, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ ये कहता है कि ए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ, ठीक है, और टोटल एनुअल प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो कि मतलब एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ब्रिटेन को, ठीक है, जिसके लिए कि इंडियंस को, ठीक है, इंडियंस को नो मटेरियल गेन, कोई मटेरियल गेन नहीं होता है। मान लीजिए भारत का पैसा था, ठीक है, ब्रिटेन भेजा जाता है, और अगर उसके बदले में कुछ भारत को मिला, तो 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 एक समय के लिए समझा भी जा सकता था कि ठीक है चलो, ये पैसा जो है इंग्लैंड जा रहा है तो उसके बदले में कुछ आ रहा है। बट ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंतर्गत जब हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भारत का पैसा इंग्लैंड तो जा रहा है, बट उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है किसी तरीके का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडिया गॉट नो मटेरियल गेन इन रिटर्न। और ये जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये थ्योरी दी गई थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा, हाँ, दादा भाई नौरोजी बहुत ही जो है विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिन्होंने कि उस टाइम पर भारतीयों को जो है जगाने का काम किया, और इन्होंने एक्सपोज किया ब्रिटिश राज के
रियल फेस को, ठीक है। तो उसमें आपका एक बुक आ जाता है इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, सेकेंड बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एक और बुक है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और एक और बुक है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। फिर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कुछ कुछ पूछे जाते हैं जो अक्सर एग्जाम में, कि ये वर्ड क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसमें जो है पहला वर्ड है आपका इंपीरियल प्रेफरेंस। तो इंपीरियल प्रेफरेंस क्या होता है? इंपीरियल प्रेफरेंस था कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे ब्रिटिश इंपोर्ट को इंडिया में, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है इंपीरियल प्रेफरेंसेस। एक वर्ड था उस समय औरंग, औरंग का मतलब होता था वेयर हाउस, ठीक है। फिर एक वर्ड था बनियान, ठीक है, जो था आपका कौन था, तो ये इंडियन एजेंट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। एक आपका वर्ड होता है मिरासीदार, मिरासीदार का मतलब होता था कि जो व्यक्ति रेवेन्यू पे कर रहा है इसको, स्टेट को, ठीक है। बेसिकली ये एक ऑफिशियल होता था, इसका काम था कि रेवेन्यूज को कलेक्ट करते हुए कलेक्ट करके जो है वो पे करेगा किसको, तो स्टेट। और अगर बात करें ब्रिटिश काल की एक और जो बड़ी उपलब्धि कह लीजिए, या उस समय के एग्रीकल्चर में जो बड़ा बदलाव आया वो कह लीजिए, वो था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था वो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के तहत ही हुआ था। एक दो बार इसको भी एज ए फैक्ट पूछ लिया जाता है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस फैक्ट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसमें कि आपका है कि फर्स्ट टी कंपनी जो था वो आसाम के अंदर खोला गया था 1839 में, और वो किस क्षेत्र में था, तो वो नाजीरा नाम की जगह पे खोला, ठीक है। और आपका टीनेंसी एक्ट में, हम बंगाल टीनेंसी एक्ट तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए, और जो बिहार टीनेंसी एक्ट भी था वो 1885 में आया। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि परमानेंट सेटलमेंट जो था, ठीक है, उसको भी क्या कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। उसने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट ने लैंड रेवेन्यू को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया। ऐसे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि लैंड रेवेन्यू को जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था वो किसके माध्यम से किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक होता है पट्टा, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ही अगर हम देखें, इसमें जो पट्टा था वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता था, ठीक है, जो कि ये तय करता था कि किस पर उसका जो है उस जमीन पर किसका मालिकाना हक है, ठीक है। तो ये बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ये इशू किया जाता था जमींदार के द्वारा फार्मर्स को। बट जो इसमें क्या हो रहा था कि जिस हिसाब से पट्टा जो है, ठीक है, वो सभी किसानों को इशू किया जाना था, बट ऐसा वो करते नहीं थे, ठीक है। तो इसमें कोई ऑफिशियल चेक तो था नहीं, ठीक है। ऑफिशियल चेक इस पे नहीं होने के चलते जमींदार अपनी मनमानी कर किसी को पट्टा इशू किए, कि किसी को बिना पट्टे के ही उस पे जो है खेती करवा रहे हैं, और जब मन हुआ उससे जमीन। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर, जिसमें कि हमने अदर सिविल अपराइजिंग्स देखा, और साथ ही साथ हमने में जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रहा है तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक इस पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी पीडीएफ्स हैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इन स्लाइड्स के पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।